कहा जाता है कि एक ब्रह्मांड में जहां अजेय एलियन शासन करते हैं, जो अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने और मनचाहे तरीके से ब्लैक होल को नियंत्रित करने में सक्षम है, पूरी गैलेक्सी पलक झपकते ही नष्ट हो सकती है। इस अराजकता के बीच एक अनाथ बच्चा अपनी मां को खोजने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलता है। गाथा तब और रोचक हो जाती है जब एक समूह सशस्त्र लोग एक इमारत में प्रवेश करते हैं और आसपास स्कैन करना शुरू करते हैं। उनमें से एक को कुछ हलचल दिखाई देती है। तुरंत वे अपनी गन उठाते हैं और फ्लैशलाइट चालू करते हैं। उनकी रोशनी में एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जिसका पूरा शरीर अनगिनत घावों से भरा हुआ होता है। वह हताशा में भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे तेजी से उसे एक नेट में पकड़ लेते हैं। कुछ समय बाद बच्चा अपनी आंखें खोलता है और खुद को एक बेड पर लेटा हुआ पाता है। चमकदार सूरज की रोशनी कमरे में प्रवेश करती है, जिससे उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। यह एक बाल शरण स्थल है। धीरे धीरे वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन सब कुछ उसे अजीब लगता है। चिकनी फ्लोर, साफ क्लोथ्स और समय पर मिलने वाला खाना। बच्चा अपना ज्यादातर समय एक हिल पर बिताता है, दूसरों से बचते हुए। एक दिन कुछ बच्चे उसे अकेले पाते हैं और उसे खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन वह अचानक जंगली जानवर की तरह झुक जाता है, जोर से चिल्लाता है और उन्हें डरा देता है। तभी एक बटरफ्लाई उसके सिर के पास उड़ती है और वह मंत्रमुग्ध होकर उसके साथ खेलने लगता है। एक लाल बालों वाली महिला उसे एक विंडो से देख रही होती है। वह पास खड़ी एक लड़की से पूछती है कि क्या लड़का बोल नहीं सकता। लड़की सिर हिलाकर कहती है कि उसने अभी तक बोलना नहीं सीखा है। वह आगे बताती है कि रेस्क्यू टीम को संदेह है कि लड़का शायद जंगली जानवरों के बीच पला बढ़ा है। जब लड़की मजाक में उसे मोवगली कहती है, तो दूसरी लड़की उलझन में पड़ जाती है। लाल बालों वाली महिला हंसकर कहती है कि आजकल के बच्चे शायद यह रेफरेंस नहीं समझते और यह स्वाभाविक है। वह समझाती है कि यह एक कहानी से लिया गया है, जो लड़के के जन्म से पहले की थी। अचानक एक हाउस की रूफ से बेल बजती है और सभी बच्चे इकट्ठा होते हैं। मोरी उत्सुकता से देखता है कि एक लड़की बच्चों में लेटर बांट रही है। अचानक वह एक आवाज सुनता है। एक छोटी लाल बालों वाली लड़की उसे बताती है कि यह एक स्पॉन्सर का पत्र है, जो कभी-कभी गिफ्ट भेजते हैं। वह मोरी से पूछती है कि क्या उसका कोई स्पॉन्सर है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। लड़की बिना हिचकिचाए उसका हाथ पकड़कर खींच लेती है। बाद में वे खुद को मिट्टी में दबा लेते हैं और इस पर बहस करते हैं कि एडल्ट अच्छे होते हैं या बुरे, आधे दयालु होते हैं, आधे निर्दयी। रात में लड़की मोरी के साथ टेबल के नीचे छिपकर धीरे से कहती है, सिर्फ 100 रातों के बाद मेरी मां मुझे लेने आएगी। 100 रातें तो पलक झपकते ही बीत जाएंगी। फिर उसकी आवाज कोमल हो जाती है। वह उम्मीद करती है कि उसकी मां जल्द ही आए। मोरी उसकी बातें ध्यान से सुनता है और स्काई की ओर देखता है। तारे तेजी से चमकते और बुझते हैं, जैसे कि समय भाग रहा हो। एक दिन कोई एक एलियन टॉय दिखाता है, यह दावा करते हुए कि यह सबसे दूरस्थ स्थान से आया है। एक टीचर बच्चों को इकट्ठा करता है और समझाता है कि वे सब दोस्त कैसे बने, लेकिन एक ग्लासेस पहने लड़का इसका खंडन करता है। यह सच नहीं है, एक बच्चा पूछता है, तो टीचर झूठ क्यों बोलेंगे? ग्लासेस पहने लड़का मुस्कुराता है और कहता है, एडल्ट इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि बच्चे सच्चाई समझने के लिए बहुत छोटे हैं। अपनी बात साबित करने के लिए वह एक बुक निकालता है और सभी के सामने रखता है। यह कहां से मिला? लड़का मानता है कि उसने इसे प्रिंसिपल के ऑफिस से लिया है। पन्ने पलटते हुए वह पढ़ता है, बहुत समय पहले एलियन पृथ्वी पर आए। ह्यूमन ने HK नामक एक शक्तिशाली वेपन का उपयोग करके लड़ाई की, लेकिन एलियन ने इसे खा लिया। अंततः मानव जाति के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। एक बच्चा हैरान होकर पूछता है, एलियन किसी वेपन को क्यों खाएंगे? ग्लासेस पहने लड़का कंधे उचकाते हुए कहता है, शायद वे सिर्फ भूखे थे। घंटी फिर से बजती है और एक लड़की सभी बच्चों को चिट्ठी देने लगती है। वह मोरी का नाम पुकारती है और उसे एक लेटर सौंपती है। मोरी उसे ध्यान से देखता है। लड़की कहती है,
अब तुम्हारा भी एक स्पॉन्सर है। तभी एक बकेट गिरने की आवाज आती है। मोरी देखता है कि वह छोटी लाल बालों वाली लड़की रो रही है। बाद में वह एक टेबल के नीचे बैठकर रोती रहती है। जब मोरी पास जाता है तो वह कहती है, जाओ यहां से चले जाओ। थोड़ी देर बाद मोरी एक कुकी तोड़ता है और लड़की उसे देखती है। क्या यह तुम्हारे लिए सबसे कीमती चीज है? फिर वह धीरे से कुकी उठाती है और कहती है, असल में 100 रातें पहले ही बीत चुकी हैं, लेकिन मेरी माँ को लगता है कि मैं अभी तक 100 तक गिनना नहीं सीख पाई हूं। मोरी चुपचाप उसकी पीठ से टिक जाता है। लड़की हैरानी से उसे देखती है, फिर धीरे से मुस्कुराती है। उसने कुकी निकाली और पूछा, क्या मैं सच में इसे खा सकती हूं? जिससे मोरी असहज हो गया। फिर उसने कुकी को हवा में लहराया। मोरी की लार टपकती देख और दोनों जोर से हंस पड़े, मेज के नीचे खेलते हुए। तभी उसे एहसास हुआ कि मोरी निरक्षर है। उसने उससे पत्र लिया और देखा कि उसमें सिर्फ हेलो देयर लिखा था। उलझन में उसने पत्र को उल्टा करके देखा कि शायद उसमें और कुछ लिखा हो। तभी मोरी ने कुछ गिरते हुए देखा। वह एक शानदार चमकदार नीली क्रिस्टलीकृत फूल था। मोरी के हाथ में एक चमकता हुआ ब्लू क्रिस्टल फ्लावर होता है। वह उसे अपने नाक के पास लाता है और उसकी खुशबू में खो जाता है। जल्द ही वह गहरी नींद में चला जाता है। अगली सुबह घंटी फिर से बजती है। एक लड़की उत्साहित होकर मोरी को एक नया लेटर दिखाती है। इस बीच लाल बालों वाली महिला उसे कई गिफ्ट देती है और उसके दोस्त उसे घेरे हुए हंसते हैं। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए कि मोरी ढेर सारे उपहारों के बीच बैठा था। लाल बालों वाली लड़की ने उसका पत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन यह बहुत साधारण शब्दों में लिखा गया था और लिखावट अब भी असुंदर थी। इसी दौरान उसके अन्य दोस्त उत्सुकता से उसके उपहारों की जांच कर रहे थे। उनमें से एक बोलने वाली गुड़िया थी और एक रंगीन क्रेयोन का सेट। वे सोचने लगे कि यह व्यक्ति कौन था और इतना उदार क्यों था। शायद वे बेहद अमीर थे या फिर उनके कुछ छिपे हुए इरादे थे। चमकीले क्रेयोन की रंगत और चमक ने मोरी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जैसे ही वह उनमें से एक को खाने वाला था, उन्होंने उसे तुरंत रोक लिया। जब लाल बालों वाली लड़की ने उसे दिखाया कि इसका उपयोग कैसे करना है, तो उसे अचानक एक बिजली के झटके जैसा एहसास हुआ और इसी तरह समय बीतता गया। मौसम गर्म था, इसलिए बच्चों ने कपड़े धोने में मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उत्सुकता से अपनी पैंट ऊपर मोड़ी और छोटे छोटे पैरों से कपड़े धोने लगे। कुछ बच्चों ने इसे एक खेल में बदल दिया। लाल बालों वाली लड़की यह देखकर चकित थी कि इसमें इतना मजेदार क्या था। मौरी जब कपड़ों पर कदम रखता तो छोटे छोटे रंगीन बुलबुले बनते, जिससे वह और भी अधिक उत्साहित हो जाता। लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह बाल्टी में गिर पड़ा। किसी ने लाल बालों वाली लड़की को पुकारा और उसने मोरी को सावधानी से चलने की चेतावनी दी। लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। उसने उलझन में मुड़कर देखा तो एक महिला उसकी ओर भागते हुए आ रही थी। रदीना! आवाज सुनते ही वह खुशी से झूम उठी और दौड़ पड़ी, लेकिन दौड़ते समय गलती से पानी से भरी बाल्टी गिरा दी। जैसे ही वह महिला के पास पहुंची, उसने खुशी से उसे अपनी बाहों में भर लिया और चिल्लाई, मां! रदीना ने अपनी मां को कसकर गले लगाया और यह दृश्य देखकर बाकी अनाथ बच्चे चकित रह गए। मोरी वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह से स्तब्ध। अगले दिन रदीना की आंखें रोने से सूज गई थीं। उसने मोरी से कहा कि वह अपना ख्याल रखे और उसे चेतावनी दी कि बहुत जल्दी मत खाना, वरना उसे पेट में दर्द हो सकता है। फिर उसने अपने जूते और एक छोटा बैग उसे थमाया और धीरे से कहा, अब नंगे पैर मत घूमना। अचानक वह फिर से रोने लगी। वह और भी प्यारी लग रही थी जब उसने मोरी को कसकर गले लगा लिया। आंसुओं के बीच उसने उससे कहा, तुम्हें हर हाल में खुश रहना होगा। मोरी ने मुस्कुराते हुए उसे कसकर गले लगा लिया। कुछ समय बाद रदीना अपनी मां के साथ खड़ी थी, अनाथालय के बाकी बच्चों को अलविदा कह रही थी। मोरी चुपचाप सब कुछ देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे
वह अपने पसंदीदा टीले की ओर लौट गया। हालांकि एक दोस्त के चले जाने से उसके दिल में एक खालीपन था, लेकिन वह अकेला महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि कोई उसे अब भी पत्र और उपहार भेज रहा था। नरम और गर्माहट भरी चादर, रंग बिरंगे क्रेयॉन और बोलने वाली गुड़िया उसे बहुत खुशी देते थे। दयालु पत्रों में जंगली फूलों की मीठी सुगंध थी। जैसे ही मोरी ने पत्रों में फूलों की महक को महसूस किया, उसकी यादें जाग उठीं। उसने उन पलों को याद किया जब उसके दोस्त पत्र भेजने वाले व्यक्ति के बारे में अटकलें लगा रहे थे। उसी समय उसके दिमाग में राधिना की प्रसन्नता से भरी मुस्कान उभर आई। मौरी सोचने लगा, क्या यह व्यक्ति उसकी मां हो सकती है? उसने अपने सामान को समेटा और उसे उस बैग में रखा जो उसकी दोस्त ने उसे दिया था। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और दूर से अनाथालय को अलविदा कहा। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि सामने एक रेलवे ट्रैक था। उसने पटरियों का पीछा किया और एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ा, अपनी मां को खोजने के लिए। पास ही गायों का एक झुंड आराम कर रहा था। उनमें से एक सूखे घास के ढेर के पास चली गई और अपनी लंबी जीभ से मोरी को चाट लिया, जिससे वह जाग गया। उसने अपने छोटे हाथों से अपने बाल पोंछे और देखा कि वह एक ट्रेन में था। दरवाजे से बाहर झांकते हुए उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस ट्रेन में वह चढ़ा था, वह पहले से ही उसे उसकी मां से मिलने के लिए एक लंबी यात्रा पर ले जा रही थी। जैसे ही ट्रेन रुकी, मोरी नीचे उतरा और उसे अलविदा कहा। उसने कुछ देर तक सामने देखा, फिर अकेले ही विशाल रेगिस्तान की ओर बढ़ गया। वहां बस अंतहीन रेत और कुछ बिखरे हुए पत्थर थे। अचानक दूर से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। मोरी ने उलझन में मुड़कर देखा। बहुत दूर धूल का एक बादल उठ रहा था। कुछ आकृतियां तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थीं। वे इंसान जैसे दिखने वाले एलियंस थे, जो मोटरसाइकिलों पर सवार थे और उनके पास बंदूकें थीं। डर की एक लहर मोरी के शरीर में दौड़ गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने चारों ओर से उसे घेर लिया। एक चट्टान के ऊपर एक लाल त्वचा, सफेद बालों और काले जैकेट वाला व्यक्ति यह सब देख रहा था। एलियंस ने आश्चर्य जताया कि क्या मोरी वास्तव में इंसान था। उन्होंने गौर किया कि वह जानवरों की तरह झुका हुआ था। वे आपस में चर्चा करने लगे कि यह इंसान था या नहीं, और यह इतना छोटा क्यों था। उनमें से एक ने सोचा, क्या इसे बेचा जा सकता है? यह सुनकर मोरी और भी असहज हो गया। तभी एक एलियन ने सुझाव दिया कि इसे थोड़ा छक्कर देखा जाए। जैसे ही वह मोरी के करीब पहुंचा, उसने टिप्पणी की, यह इतना छोटा है कि अगर इसका एक पैर गायब हो जाए तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। इसी बीच पीछे से कोई और आ रहा था। अचानक एक और एलियन ने पहले वाले को जमीन पर पटक दिया और गरजते हुए कहा, तुम्हें इसे छूने की इजाजत किसने दी? डर के मारे एलियन ने तुरंत माफी मांगी और उसे बॉस कहकर बुलाया। बॉस ने मोरी की ओर देखा और हंसते हुए कहा, इतना छोटा है कि लीवर तक भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर रुक गया। अचानक एक एलियन का सिर फट गया। बाकी सभी डर से जम गए। किसी ने गोली चलाई थी। दूर से कोई तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। वह एक बहु आंखों और दो सींगों वाला एलियन था, जो एक खतरनाक दिखने वाली मोटरसाइकिल पर सवार था। राइडर, बॉस ने उसे देखकर अपने आदमियों को शांत रहने को कहा। उन्होंने राइडर पर गोली चलानी शुरू कर दी, लेकिन उसने अपनी बाइक की गति बढ़ाकर सभी हमलों से बच लिया। गुस्से में आकर बॉस ने हमला करने के लिए अपनी ताकत इकट्ठी की, लेकिन तभी राइडर ने जमीन पर एक शक्तिशाली प्लाज्मा बीम दागा। मोरी ने अपनी आंखें ढंक लीं, और जब धूल हटी तो जमीन पर एक विशाल गड्ढा था। राइडर ने मोरी को देखा और मुस्कुराया, छोटे, अब चिंता मत करो। लेकिन जब उसने मोरी के कपड़े पर एक अजीब निशान देखा तो वह अचानक रुक गया और जोर से हंस पड़ा। बहुत देर हो चुकी है। फिर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेजी से वहां से चला गया। उसने अभी अभी अपनी जिंदगी लगभग बर्बाद कर दी थी। एनी इसे डरपोक कहना पसंद करती है, और गुस्से में राइडर उसे चुप रहने के लिए डांट देता है। जब वह शिकायत करता है कि उसके गले में सूखापन आ गया है, तो कोई उसे पानी की बोतल थमाता है। वह अनायास ही धन्यवाद कहता है, लेकिन जैसे ही वह पीने ही वाला होता है, अचानक रुक जाता है। एक एहसास उस पर हावी हो जाता है।
जो उसे पूरी तरह से हैरान कर देता है। नीचे देखते ही उसे महसूस होता है कि बोतल थमाने वाला कोई और नहीं बल्कि मोरी है। राइडर गुस्से में चिल्लाने लगता है और मोरी को बाइक से उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक छोटा सा पत्थर उनके रास्ते में आ जाता है, मानो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हो, और वे दोनों हवा में उछल जाते हैं। कुछ समय बाद जब राइडर को होश आता है तो वह सिर पकड़कर दर्द से कराहता है। वह देखता है कि उसके शरीर के चारों ओर कुछ लिपटा हुआ है और उन्हें उठाकर देखता है। वे पत्र हैं। अचानक मोरी उसके सामने प्रकट होता है। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई हैं, जिससे राइडर डर के मारे कांप उठता है। एनी कहती है कि वह आखिरकार जाग गया और समझाती है कि वे चिंतित थे कि उसके शरीर का तापमान गिर सकता है, इसलिए उसके बगल वाले व्यक्ति ने उसे कुछ चीजों से ढक दिया और आग जलाई। राइडर अभी भी सदमे में दोनों का आभार व्यक्त करता है। एनी कहती है कि उसे हाइड्रेशन की जरूरत है और राइडर अब भी स्तब्ध पानी पीने का फैसला करता है। मोरी जल्दी से भागकर पानी की बोतल लेकर आता है, लेकिन रास्ते में एक मुस्कुराता हुआ पत्थर आ जाता है, जिससे पूरी बोतल राइडर के चेहरे पर गिर जाती है। राइडर पूरी तरह भीग जाता है। अपनी गलती का एहसास होते ही मोरी तुरंत अपने छोटे बैग में कुछ खोजने लगता है। इस बीच राइडर उसे ध्यान से देखता है। जब वह शांति से अपनी चीजें छांट रहा होता है, तभी उसकी नजर एक प्रतीक पर पड़ती है और अचानक उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं। वह एक पैच था, 7 अंगुलियां शुरुआत और अंत के ब्रह्मांड की का एक चिन्ह। सिर्फ इस पैच के मालिक और जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से अनुमति देते हैं, वे ही इस प्रतीक को धारण कर सकते हैं। इसे लापरवाही से दिखाना अपनी मौत को बुलाने जैसा है। राइडर बेचैन हो जाता है और स्वाभाविक रूप से अपना गला टटोलता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि कोई व्यक्ति जो थोड़ा अजीब लग रहा है, फिर भी जिसकी लगभग हर चीज पर यह प्रतीक खुदा हुआ है, और जो ऐसे प्रेम पत्रों के साथ महंगे कागज रखता है जिनकी कीमत 1 महीने के भोजन के बराबर है, इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है। अगर वे इस बच्चे को सुरक्षित पहुंचा दें तो उन्हें निश्चित रूप से इनाम मिलेगा। एनी कहती है कि उसकी बैटरी खत्म हो रही है। राइडर मोरी को आराम करने की सलाह देता है। जब उसकी बाइक धीरे धीरे गायब होने लगती है तो वह रेगिस्तान को देखता है, शहर तक के रास्ते को याद करते हुए। चलते समय एक छिपकली उन्हें देखती है और राइडर कहता है कि इस दुनिया में उसके जैसा जीवनदाता ढूंढना दुर्लभ है। कुछ समय बाद छिपकली अपने साथी को खोज लेती है, जबकि राइडर शेख ही बघारता है कि केवल वही इस इलाके को अच्छी तरह जानता है। इसी बीच छिपकली का परिवार उसके निधन का शोक मना रहा होता है, और फिर भी मोरी और राइडर अभी भी रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं। राइडर मोरी से बात करता है, लेकिन जल्द ही देखता है कि वह किसी चीज में व्यस्त है। नाराज होकर वह चिल्लाता है कि जब वह बात कर रहा हो तो मोरी उसकी ओर ध्यान न देने की हिम्मत कैसे कर सकता है, लेकिन मोरी किसी अजीब कीड़े को खा रहा होता है। राइडर सदमे से स्तब्ध रह जाता है और जल्दी से उसे थूकने के लिए मजबूर करता है। जब वह अंततः सफल हो जाता है तो राहत की सांस लेता है। वह फिर से मोरी को डांटने ही वाला होता है कि लड़का नजरें फेर लेता है। राइडर उसका चेहरा पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाता है। अगर पैरों में नीला रंग है तो वे जहरीले हो सकते हैं। अगर जड़ें सूजी हुई और गोल हैं या खतरे में पड़ते ही नीली हो जाती हैं तो वे निश्चित रूप से जहरीली हैं। राइडर समझाता है। समझे? मोरी सिर हिलाता है, ये सोचकर कि अब और कोई परेशानी नहीं होगी। राइडर मुड़ता है, लेकिन तभी उसे मोरी अपनी बाइक से एक ट्यूब निकालते हुए दिखता है। उसका गुस्सा भड़क उठता है और वह उसे एक बार फिर डांटता है, इस बार एक खतरनाक कैक्टस जैसी पौधे को छूने के लिए। बाद में मोरी दलदल में फंस जाता है। उसे साफ करने के बाद राइडर उसे फिर से डांटता है। अंततः वह जमीन पर गिर पड़ता है, पूरी तरह थककर अपने जीवन के चुनावों पर सोचते हुए। वहीं पड़े पड़े वह देखता है कि मोरी कुछ बना रहा है। धीरे धीरे राइडर रेंगता हुआ उसके पास जाता है, यह देखने के लिए कि वह क्या कर रहा है। मोरी कुछ बड़बड़ाता है और अपनी ड्राइंग दिखाता है, लेकिन राइडर नहीं समझ पाता कि वह क्या कह रहा है। हालांकि वह एक डिब्बा देखता है
जिस पर मोरी लिखा होता है, और सोचता है कि क्या यही उसका नाम है। वह एक काले जैकेट पहने हुए चित्रित आकृति की ओर इशारा करके पूछता है, यह काली चीज क्या है? मोरी उसके चेहरे की ओर इशारा करता है। राइडर चौंक जाता है। वह पुष्टि करने के लिए चित्र को और करीब से देखता है। वह लंबे समय तक उसे घूरता रहता है। यह पहली बार था जब किसी ने उसका चित्र बनाया था। एनी उसे छेड़ती है कि वह अच्छे मूड में लग रहा है। शर्मिंदा राइडर तेजी से इनकार करता है। चित्र की ओर देखते हुए एनी अनुमान लगाती है कि वह चपट्टी, गोल आकृति शायद वही है। अवलोकन कौशल ठीक ठाक है, लेकिन विवरण देने की क्षमता कमजोर है। मैं इसे 50 अंक दूंगी, वह टिप्पणी करती है। राइडर मुस्कुराकर सुझाव देता है कि मोरी उसे और प्रभावशाली तरीके से चित्रित करे, और इसी तरह रात बीत जाती है। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगता है, राइडर एक चट्टान पर खड़ा होकर उनकी स्थिति की जांच करता है। वह अनुमान लगाता है कि अगली पहाड़ी पार करने के बाद वे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हालांकि उसकी झुंझलाहट बढ़ जाती है जब वह देखता है कि मोरी बिना सुने अचानक भाग रहा है। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूंगा, वह चेतावनी देता है। लेकिन फिर वह अचानक भ्रमित हो जाता है जब वह देखता है कि मोरी किसी अनजान प्राणी के साथ खड़ा है। वह सोचता है कि क्या यह कोई जंगली जानवर है। तभी जमीन कांपने लगती है और उसी जाति का एक और जीव प्रकट होता है। यह प्राणी मोरी के कंधे पर जलती हुई हथेली रखता है, जिसकी तेज लपटें उसके शरीर में फैल जाती हैं, जिससे राइडर की चिंता और गहरी हो जाती है। राइडर तुरंत अपनी बंदूक उस प्राणी की ओर तानता है, चिल्लाते हुए गोली चला देता है। बड़ा प्राणी तेजी से छोटे को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि राइडर मोरी की ओर दौड़ता है। जब वह आखिरकार उसके पास पहुंचता है तो झिलमिलाती हुई लपटों को देखकर उसके दिल में निराशा भर जाती है। डर उसे जकड़ लेता है। मोरी राख में बदल जाएगा, बिना कोई निशान छोड़े। लेकिन उसी पल मोरी की चोगा फड़फड़ाती है, और राइडर और एनी की हैरान आंखों के सामने वह एक जादुई घूंघट की तरह आग को एक एक करके बुझा देती है। चौगे के नीचे एक काली शून्यता दिखाई देती है, और जैसे ही आग बुझती है, मोरी बेहोश होकर गिर जाता है। वे स्तब्ध खड़े रहते हैं, उसकी शक्ति से भयभीत। चिंतित राइडर मोरी के पास घुटनों के बल बैठ जाता है और सावधानीपूर्वक उसकी जांच करता है। गुस्से में वह पीछे मुड़ता है, अपने बंदूक की नली उस प्राणी की ओर करता है और चिल्लाने लगता है। वह प्राणी छोटे प्राणी की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ता है और जवाब देने लगता है, लेकिन राइडर उसकी भाषा नहीं समझ पाता। निराश होकर राइडर पूछता है कि क्या यह प्राणी सिर्फ पीड़ित होने का नाटक कर रहा है। जब राइडर पूछता है कि क्या यहां सिर्फ यही बच्चा है, तो वह प्राणी घबरा जाता है और चिल्लाता है कि मोरी लगभग भून चुका था। जैसे ही वे बहस कर रहे होते हैं, कुछ चुपचाप उनकी ओर बढ़ता है। जमीन फिर से कांपने लगती है और एनी जल्दी से राइडर को सतर्क करती है कि नीचे से कुछ आ रहा है। अचानक एक विशाल कृमि जैसा परग्रही प्राणी जमीन से निकलता है और राइडर और मोरी के चारों ओर घूमने लगता है। राइडर तुरंत समझ जाता है कि यह एक वयस्क प्राणी है। उसका पहला विचार यह होता है कि उसे मोरी को वापस भेजना चाहिए। एनी उसे सतर्क करती है कि प्राणी पास आ रहा है, लेकिन राइडर को और भी ज्यादा आश्चर्य होता है जब वह देखता है कि बड़ा प्राणी धीरे से छोटे वाले को हल्की सी टक्कर देता है, जो पहले उससे बहस कर रहा था। फिर दोनों प्राणी अपने सिर झुकाकर माफी मांगते हैं। राइडर पूरी तरह से चकित रह जाता है। वह चिल्लाता है कि वह उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। लेकिन फिर उसे और भी ज्यादा भ्रम होता है जब छोटा प्राणी मोरी के पास आता है और उसे एक चमकता हुआ पत्थर सौंपता है, जिससे वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। मौरी उत्साहपूर्वक अपने बैग में कुछ खोजता है और बदले में एक पंख निकालता है। छोटे प्राणी की आंखें चमक उठती हैं और खुशी से झूमते हुए वे राइडर के चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं, जिससे वह और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाता है। इसके बाद वे प्राणी बड़े वाले की पीठ पर चढ़कर चले जाते हैं और वह छोटा पीला प्राणी खुशी से पीछे मुड़कर मोरी की ओर देखता है। राइडर भी मोरी की ओर देखता है,
जो अपने चौगे को कसकर पकड़े हुए है। वह मोरी से कहता है कि वह इसी की वजह से बच पाया। वह समझाता है कि यह एक जादुई वस्त्र है जो बेहतरीन सुरक्षा प्रदान करता है और संभवतः तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता बिकता है। राइडर उसे सलाह देता है कि जिसने भी उसे यह दिया है उसके प्रति आभार व्यक्त करे। खुशी से मोरी उसके चारों ओर घूमने लगता है। रात होने के बाद वे दोनों आग के पास जमीन पर सो जाते हैं। राइडर आग की लपटों को घूरते हुए अपने विचारों में खो जाता है। वह एनी को पुकारता है और उसे मनुष्यों पर मौजूद डेटा दिखाने का आदेश देता है। एक डिजिटल स्क्रीन उसकी आंखों के सामने झिलमिला उठती है और एनी उसे बताता है कि उनके पास बस यही जानकारी है। राइडर ने कहा, बच्चे की मां होनी चाहिए। एनी उलझन में दिखे। राइडर ने लंबी सांस ली और समझाया, हम डिवाइड की तरह नहीं हैं। इंसान प्रजनन करते हैं। बहुत समय पहले जब पृथ्वी के स्वामी थोड़े समय के लिए अंतरिक्ष में गए और फिर लौटे तो उनकी अनुपस्थिति में कई नए जीवन रूप उभर आए। उनमें से एक अत्यधिक लालच और हिंसक आक्रामकता से प्रेरित जीव था, इंसान। उन्होंने यह मान लिया कि उनके पैरों के नीचे की एक एक घास की पत्ती से लेकर अन्य इंसान तक सब कुछ उनका है। धीरे धीरे उनकी आबादी कम होती गई और अंततः वे गायब हो गए। यह देखकर कि चीजें कैसी हुईं, राइडर को लगता है कि शक्तिशाली लोगों ने अपनी संतानों की ज्यादा परवाह नहीं की। उन्होंने मोरी की ओर देखा जो शांति से सो रहे थे। राइडर पास जाकर मोरी के नन्हे हाथों को देखा। मोरी अनजाने में उनका अंगूठा पकड़ लेते हैं और उनके पास आराम से सोते हुए प्यारी सी मुस्कान देते हैं, जिससे राइडर मोहित हो जाते हैं। जब राइडर खेल खेल में मोरी के गाल पर हल्का सा स्पर्श करते हैं तो मोरी हल्का सा हिल जाते हैं, जिससे यह पल उनके लिए और भी आनंददायक हो जाता है। दूसरी ओर कोई कहता है, शरण स्थल के चारों ओर का जंगल पूरी तरह से बायो डिटेक्टेड है। फिर जोड़ते हैं, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। शायद यह क्लोक छद्म आवरण की वजह से है। चार आंखों वाले एक एलियन ने जवाब दिया, मैं इसे किसी भी हाल में ढूंढ निकालूंगा। इसी बीच राइडर बेखबर मोरी के साथ खेलते रहते हैं। अगले दिन मोरी अभी भी सो रहे होते हैं जब वे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और खुद को एक हरे भरे सुंदर मैदान में पाते हैं। वे उठकर चारों ओर देखते हैं। उनकी आंखें उसकी अद्भुत सुंदरता देखकर विस्मय में फैल जाती हैं, लेकिन फिर वे पलकें झपकाते हैं और धीरे धीरे फिर से अपनी आंखें खोलते हैं। यह सब एक सपना था। हकीकत में वे राइडर के साथ उनकी बाइक पर सफर कर रहे होते हैं। राइडर मोरी से कहते हैं, देखो तो, और शहर का शानदार दृश्य दिखाते हैं। भीड़ भाड़ वाले बाजार के बीच मोरी ऊपर देखते हैं और असामान्य वास्तुकला और अजनबी लोगों को घूमते हुए देखते हैं। अचानक हवा में एक तेज चीख गूंजती है, जिससे वे दोनों सतर्क हो जाते हैं। वे देखते हैं कि कुछ एलियन मोरी की मासूमियत और सुंदरता से मोहित हो गए हैं। एलियन उन्हें घेर लेते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं, जिससे मोरी और भी असहज महसूस करने लगते हैं। राइडर झटपट मोरी को खींच लेते हैं और चिल्लाते हैं, तुम्हें अंदाजा भी है कि इसकी कीमत कितनी है? फिर घोषणा करते हैं, अगर इसे देखना चाहते हो तो कीमत चुकानी होगी। एलियनों को दूर भगाने में सफल होने के बाद राइडर एक लंबी सांस लेते हैं। उन्हें एहसास होता है कि मोरी उनकी उम्मीद से ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां कई अजीब एलियन होते हैं। उनकी झुंझलाहट तब और बढ़ जाती है जब कुछ एलियन मोरी में रुचि दिखाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या राइडर इस बच्चे के मालिक हैं और क्या वे उसे छू सकते हैं। एक पीले बालों और दो सींगों वाला एलियन पास आता है और पूछता है, यह सब क्या हो रहा है? राइडर उसे वैलेंटाइन कहकर संबोधित करते हैं। वैलेंटाइन जिज्ञासा से पूछते हैं, तुमने इंसान पालने का फैसला कब किया? राइडर सख्ती से जवाब देते हैं, मोरी खाना नहीं है, और चेतावनी देते हैं कि कोई अजीब ख्याल अपने दिमाग में न लाए। वैलेंटाइन हंसते हुए कहते हैं, आजकल कोई इंसानों को नहीं खाता, यह तो बर्बरता होगी। राइडर फिर मोरी के एक पत्र को दिखाते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने यह निशान पहले देखा है? वैलेंटाइन थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते हैं, यह निशान उसकी कीमत को दर्शाता है।
वे याद करते हुए बताते हैं कि उन्होंने इसे एक व्यापार सौदे के दौरान देखा था, शायद इसी शहर में। राइडर घबराते हुए पूछते हैं, क्या यह उनका घर है? वैलेंटाइन पुष्टि करते हैं और मोरी के काले बालों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, जिस आदमी से मैंने सौदा किया था उसके भी काले बाल थे। राइडर सवाल करते हैं, वे यहां क्यों आए होंगे? वैलेंटाइन रहस्यमयी अंदाज में जवाब देते हैं, इसके पीछे एक वजह है। इसके बाद राइडर अपनी बाइक के लिए कुछ पुर्जे खरीदने की कोशिश करते हैं, जिससे एक जोरदार मोलभाव शुरू हो जाता है। वे एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। इस बीच मोरी और एनी एक साथ खेलते हैं। अंत में वैलेंटाइन 42 की कीमत तय करता है और दृढ़ता से कहता है कि वह इससे कम नहीं कर सकता। राइडर अपने सारे सामान जमीन पर डाल देता है और एनी सुझाव देती है कि 70% चार्ज वाली बैटरी बेच दी जाए। हालांकि राइडर इसे बेकार मानता है। फिर एनी सुझाव देती है कि मोरी के पत्र बेच दिए जाए, लेकिन राइडर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या वह चाहती है कि वह भूखा मर जाए। फिर वह उस येलो स्टोन पर नजर डालता है जो उसे उस प्राणी ने दिया था और इसे वैलेंटाइन को दिखाते हुए पूछता है कि यह कितने में बिकेगा, जिससे मोरी चिंतित हो जाता है। वैलेंटाइन इसे एक थॉमस स्टोन के रूप में पहचानता है और अचानक इसे मेज पर तोड़ देता है। मोरी गुस्से में वैलेंटाइन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन राइडर उसे रोक लेता है। वैलेंटाइन उन्हें पत्थर को ध्यान से देखने के लिए कहता है। जैसे ही टूटा हुआ पत्थर हिलने लगता है, वे दोनों हैरानी से देखते हैं कि यह अपने आप जुड़ जाता है। वैलेंटाइन समझाता है कि यह प्रकाश को अवशोषित करता है, इसलिए रात में चमकता है। राइडर पूछता है कि क्या यह मूल्यवान है, लेकिन वैलेंटाइन जवाब देता है कि यह हाल ही में इतना आम हो गया है कि इसकी कोई कीमत नहीं रही। जैसे ही राइडर पत्थर को गिराता है, मोरी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह लुढ़क जाता है। वह इसे पकड़ने के लिए भीड़ में दौड़ता है। जैसे ही वह पत्थर को उठाने जाता है, एक काली अजीबोगरीब हाथ उसे पकड़ लेता है। भ्रमित होकर मोरी ऊपर देखता है और 4 हाथों वाले एक डरावने एलियन को देखता है। एलियन अजीब ढंग से बुदबुदाता है, बहुत प्यारा, और मोरी की ओर बढ़ता है, जिससे वह भागने लगता है। अचानक एलियन मोरी की कॉलर पकड़कर उसे अपने कपड़ों के नीचे छिपी किसी अजीब जगह में डाल देता है। जैसे ही मोरी अंदर गिरता है, एलियन उसे जल्दी से जांचता है, फिर प्रवेश बंद करके चारों ओर देखने लगता है ताकि किसी को शक न हो। इस बीच अंधेरे में फंसा मोरी जोर जोर से एनक्लोजर पर चोट मारता है, आवाज करता है और मदद के लिए पुकारता है। वैलेंटाइन से बात करते हुए राइडर को अचानक चिंता होती है और वह मोरी को खोजने के लिए इधर उधर देखता है। तभी उसे कुछ अजीब लगता है। एक एलियन चुपचाप खिसकने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि ध्यान आकर्षित करने से बचना चाहता हो। जाने से पहले एलियन घबराहट भरी नजरों से राइडर की ओर देखता है, जिससे राइडर का शक और गहरा हो जाता है। राइडर उसका पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन भीड़ में घुल मिल जाता है। राइडर पीछा करता रहता है और एनी को इलाके को स्कैन करने के लिए कहता है। जैसे ही राइडर उसे पकड़ने वाला होता है, एलियन पुल से कूद जाता है। राइडर नीचे देखता है और देखता है कि एलियन नीचे दूसरे पुल पर उतर गया है। एलियन पीछे मुड़कर राइडर को देखता है, जो गुस्से में उस पर चिल्लाता है। इस बीच एनी रिपोर्ट करती है कि एलियन की जेब में 36.8 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली जीवित वस्तु पाई गई है। राइडर एनी से कहता है कि उसे आगे जाकर उसे रोकना होगा। वह एलियन की दिशा में दौड़ता है, जबकि एनी दूसरे रास्ते से उसे ट्रैक करती है और डिजिटल मैप तैयार करती है। अपने डेटा का विश्लेषण करते हुए एनी एलियन की गति और दिशा के आधार पर 14 संभावित रास्ते निकालती है। वह तय करती है कि दूसरा रास्ता सबसे संभावित है और राइडर को निर्देशित करने लगती है, जो तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। इस बीच एलियन एक छिपने की जगह खोज रहा होता है और राइडर पूरी गति से दौड़ता है। एनी उसे बाएं पुल की ओर जाने को कहती है। तभी एलियन यू टर्न लेता है। एक महिला एलियन गर्व से बच्चों को अपनी कलाकृति दिखा रही होती है। तभी एलियन तेजी से भागता हुआ उसे तोड़ देता है। महिला मुश्किल से अपने आंसू रोक पाती है, लेकिन एलियन भागता रहता है। एलियन बचने की कोशिश करता है, लेकिन एनी दूसरी दिशा से आ जाती है।
वह राइडर से कहती है, जो रास्ते में आ रही हर चीज को गिराता हुआ दौड़ रहा होता है, कि वह 11वें रास्ते पर स्विच करे। इस बीच मोरी, जो एलियन के बैग में फंसा हुआ है, तेजी से हिलते हुए संघर्ष कर रहा है और पूरी तरह डर गया है। एनी राइडर को सतर्क करती है कि वे गंतव्य के करीब पहुंच रहे हैं। रास्ता पीले टेप से बंद होता है। राइडर इसे हटाकर आगे बढ़ता है और खुद को एक बंद रास्ते में पाता है। वह चिंतित होकर एनी से पूछता है कि क्या वह गंभीर है। एनी जल्दी से अपना मैप चेक करती है और राइडर को तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहती है। राइडर किनारे से कूद जाता है, जिससे उसकी सफेद बाल जैसी पूंछ चट्टानों से टकराती है और उसे तेज दर्द होता है। एलियन जब राइडर को गिरते हुए देखता है तो वह फिर से मुड़ता है, लेकिन अचानक एनी अपनी बाइक फॉर्म में प्रकट होती है और उसके रास्ते को रोक देती है। अब एलियन राइडर और एनी के बीच फंस चुका होता है। वह कमजोर आवाज में राइडर से पूछता है कि वह कौन है और इतने गुस्से में उसका पीछा क्यों कर रहा है। राइडर जोर से मोरी को पुकारता है और कहता है कि अगर वह उसे सुन सकता है तो जवाब दे। एलियन के कपड़ों के अंदर से हल्की आवाज आती है। एनी स्कैन करती है और 98% निश्चितता के साथ पुष्टि करती है कि वह आवाज मोरी की ही है। राइडर गुस्से से चिल्लाता है कि एलियन उसके मानव को वापस करे। हैरान एलियन पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। राइडर उसे चेतावनी देता है कि बहाने बनाना बंद करे और कहता है कि उसके पास एक छोटा मानव बच्चा है। एलियन किसी भी चीज को जानने से इनकार करता है, लेकिन फिर बेहिचक झूठ बोलता है कि उसने मोरी को खुद पाला है। वह पूछता है कि राइडर उसे क्यों छीनने की कोशिश कर रहा है, जिसे उसने खुद बड़ा किया है। एनी राइडर को बताती है कि मोरी का डर बढ़ रहा है, जिससे राइडर और गुस्से में आ जाता है। राइडर गन की नोक पर एलियन से चिल्लाकर कहता है कि बकवास बंद करे और मोरी को तुरंत लौटाए। एलियन सख्ती से इनकार कर देता है और कहता है कि मोरी बहुत प्यारा है और उसने तय कर लिया है कि वह उसे खुद पालेगा। फिर वह राइडर को पहचानता है। वह उसे एक भोले भाले अपराधी के रूप में वर्णित करता है, जिसकी एक निषिद्ध रचना है, और जोड़ता है कि वह काफी कुख्यात है। वह सवाल करता है कि राइडर जैसा खतरनाक व्यक्ति किसी इंसान की परवरिश कैसे कर सकता है, यह दावा करते हुए कि वह खुद अधिक प्यार और देखभाल प्रदान कर सकता है। वह जोर देता है कि राइडर केवल मोरी को इसीलिए रख रहा है क्योंकि वह उसकी परवाह करता है। फिर उससे चुनौती भरे स्वर में पूछता है कि वे दोनों अलग कैसे हैं। राइडर पलटकर जवाब देता है कि अगर वह इतना ही निश्चित है तो उसे मोरी को खुद यह तय करने देना चाहिए कि वह किसके साथ रहना चाहता है। एलियन ठहाका मारता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना किसी झिझक के राइडर अपने बंदूक को लोड करना शुरू करता है और एनी को डिमैटेरियलाइज कर देता है। एलियन चेतावनी देता है कि शहर में हथियार चलाने से राइडर का नाम वांटेड लिस्ट में आ जाएगा। राइडर खतरनाक लहजे में कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि मोरी डर से मदद के लिए चिल्लाता है। मौरी डरा हुआ है क्योंकि इस संकरी और अंधेरी जगह से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही वह बैठता है, अचानक उसे अंधेरे में किसी की आवाज सुनाई देती है। यह उसकी मां द्वारा दिया गया खिलौना है, जो उसे याद दिला रहा है कि सोने से पहले बाथरूम जाना मत भूलना। दूसरी ओर एलियन यह प्रस्ताव रखता है कि राइडर शरीर रखे और वह सिर ले ले। उसकी बंदूक की ऊर्जा 47% तक पहुंच चुकी है, जो सिर उड़ाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि अगर उस आदमी की जेब मांसपेशी से बनी है तो झटके से वह सिकुड़ सकती है, और राइडर को यकीन नहीं है कि वह लबादा इस संकुचन को रोक पाएगा या नहीं। क्रोधित राइडर सोचता है कि क्या वह पहले मोरी को बाहर निकाल सकता है। जैसे ही एलियन बोल रहा होता है, उसे अचानक कुछ महसूस होता है और वह नीचे देखता है। वह देखता है कि उसके शरीर से गंदगी बह रही है और वह घृणा से कांप उठता है, जोर से चीखता है। वह भयभीत होकर देखता है कि मोरी ने उसकी जेब में पेशाब कर दिया है। राइडर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि वह देखता है कि मोरी एलियन की जेब से छलांग लगाता है। एलियन गुर्राता है, मोरी को गंदा कहता है और गुस्से में उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है।
लेकिन तभी एक गोली चलती है और उसका हाथ चकनाचूर हो जाता है। वह दर्द में चीखता है और अपने बिखरे हुए जेजे को जमीन से उठाने की कोशिश करता है। राइडर अपनी बंदूक एलियन के सिर पर तानता है और खतरनाक स्वर में उसे चेतावनी देता है कि ध्यान से सुनो। वह स्पष्ट कर देता है कि अगर उसने दोबारा मोरी को अपने गंदे हाथों से छूने की हिम्मत की तो वह उसे एक सांप की तरह रेंगने पर मजबूर कर देगा। राइडर पास आती आवाजों का स्रोत देखने के लिए मुड़ता है और जब वह पीछे देखता है तो एलियन गायब हो चुका होता है। एनी को शक है कि गोली की आवाज बहुत तेज थी। समय बर्बाद किए बिना राइडर जल्दी से अपनी बाइक तैयार करता है, मोरी की पैंट ठीक करता है और तेजी से वहां से भाग निकलता है। मोरी उससे लिपटा रहता है और राइडर गहरी सांस लेने के बाद जोर से हंस पड़ता है। वह एलियन की हड़बड़ाहट की नकल करने लगता है। एनी टिप्पणी करती है कि यह वाकई बहुत चतुर तरीका था। राइडर मोरी की तारीफ करता है। शाबाश। उसका छोटा खिलौना भी उसे बधाई देता है और कहता है कि उसे उस पर गर्व है। मोरी का मूड फिर से सामान्य हो जाता है। वह राइडर के सिर पर बैठता है, खुद को शाही महसूस करते हुए। राइडर एनी से पूछता है कि किस दिशा में जाना चाहिए। स्थिति का आकलन करने के बाद वह सबसे तेज रास्ता बताती है और वे वेल्स क्रैडल की ओर बढ़ने का फैसला करते हैं। रास्ते में वे पहाड़ों पर चढ़ते हैं, जंगलों और उजाड़ खंडहरों से गुजरते हैं। कभी कभी वे बाहर डेरा डालते हैं, मांस खाते हैं और खतरनाक जीवों से बचते हैं। एक बार जब राइडर अपनी टॉर्च जलाता है तो मोरी अचानक उसे पीट देता है। एनी अपने डेटाबेस में दर्ज करती है कि मोरी को तेज रोशनी से डर लगता है। जैसे जैसे वे यात्रा करते हैं वे संदेश छोड़ते जाते हैं। एनी लकड़ी का एक बोर्ड उठाता है और वह और मोरी पानी में राइडर के साथ खेलते हुए बहते जाते हैं। जब वे एक अंधेरी गुफा के पास पहुंचते हैं तो अंदर से अनगिनत चमकती आंखें उन्हें घूरती हैं। जब राक्षस बाहर आते हैं तो राइडर मोरी को पकड़कर भाग खड़ा होता है, जबकि एनी उसका जूता ले लेता है। कुछ समय बाद मोरी एनी के साथ बैठा रहता है, एक क्रेयॉन पकड़े हुए, और दोनों मिलकर सोते हुए राइडर के चेहरे पर चित्र बनाते हैं। इसके बाद वे ब्रेथ टेकिंग पहाड़ों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बाइक चलाते रहे। मोरी ने दूर एक रोशनी देखी और जिज्ञासा से आकाश की ओर देखा। विशाल व्हेल ऊपर उड़ रही थीं, जिससे वह और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया। उनमें से उसने एक बेबी व्हेल को सतह के पास तैरते हुए देखा। मोरी ने अपना हाथ उठाया, उसे छूने की कोशिश की। राइडर उसकी मंशा समझते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मंत्रमुग्ध होकर मोरी ने आकाश की ओर देखा और फिर से अपना बायां हाथ उठाया। जैसे ही बेबी व्हेल उसके सिर के ऊपर तैरने लगी, ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसकी फिन को छू रहा हो, जिससे यह पल और भी जादुई बन गया। वे इसी तरह अपनी यात्रा जारी रखते रहे। जब मोरी गहरी नींद में था, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और खुद को एक महिला की कोमल बाहों में पाया। वह उसे धीमी आवाज में दिलासा दे रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और दोबारा सो गया। जब वह फिर जागा तो उसने खुद को एक जैकेट में लिपटा पाया। राइडर ने नीचे देखा और महसूस किया कि वह जाग चुका है। राइडर ने इसके लिए एनी को दोषी ठहराया, लेकिन एनी ने जोर दिया कि वह केवल सतर्कता बरत रही थी। उसने कहा कि अगर राइडर को यह पसंद नहीं तो वह खुद गाड़ी चला सकता है। राइडर ने इनकार कर दिया और कहा कि स्वचालित ड्राइविंग एक लग्जरी है। वे बर्फ से ढके पहाड़ों के सामने बाइक रोकते हैं और राइडर कहता है, यह जगह बिल्कुल भी नहीं बदली। अचानक एनी कुछ स्कैन करती है और राइडर को सचेत करती है कि कोई बेहद तेज गति से उनकी ओर बढ़ रहा है। राइडर हैरान होता है जब एनी गणना करती है कि उसकी गति लगभग 491 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह सामने देखता है, यह जानने की कोशिश करता है कि कौन आ रहा है। तभी एक भारी दबाव उनके सामने की दिशा से महसूस होता है। एक अजीब सा डर राइडर पर हावी हो जाता है। वह झटपट अपनी बाइक स्टार्ट करता है, उस पर सवार होता है और पूरी रफ्तार से भाग निकलता है। एनी दूरी की गणना करती है, 2 मिनट 45 सेकंड। लेकिन तभी वह समय को फिर से आंकती है। अब सिर्फ 53 सेकंड बचे हैं। मोरी जिज्ञासा से पीछे देखता है
और बर्फीले पहाड़ों से एक आकृति तेजी से उभरती है। एनी इसे ट्रैक करती है और राइडर को सचेत करती है। राइडर तुरंत बाइक रोकता है और अपनी बंदूक तानकर एक शक्तिशाली प्लाज्मा बीम छोड़ता है, लेकिन राइडर चौंक जाता है। बंदूक से निकली ऊर्जा कहीं गायब हो जाती है। वह और भी हैरान रह जाता है जब देखता है कि एक काला छिद्र, ब्लैक होल, ऊर्जा को निगल रहा है। अचानक एक जबरदस्त विस्फोट होता है और राइडर मोरी को झटपट अपनी बाहों में ढाल लेता है। गहरी बर्फ की धूल के बीच से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आती है। वह वही एलियन है जिसे राइडर को खोजने का काम सौंपा गया था। राइडर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। उसे कभी किसी ऐसे शिकारी के बारे में नहीं सुना जो ब्लैक होल को नियंत्रित कर सके। वह सोचता है कि क्या वे सिर्फ इसलिए किसी को काम पर रखेंगे क्योंकि उसने शहर में कुछ गोलियां चलाई थीं। वह एलियन कुछ दूरी पर रुकता है, लेकिन राइडर की बाहों में मोरी को देखकर चुपचाप उसे देखता रहता है। राइडर एनी से पूछता है कि अगर वह पूरी ताकत से लड़े तो उसकी जीत की संभावना कितनी है। वह जवाब देती है, 16%। चौंक कर वह और स्पष्टता मांगता है और एनी समझाती है कि प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें 7% की त्रुटि की संभावना है। राइडर को एनी की गणनाएं अत्यधिक सटीक लगती हैं और वह निष्कर्ष निकालता है कि विरोधी निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है। सीधी लड़ाई से बचने के लिए वह अपनी अगली चाल की योजना बनाता है। एक पल सोचने के बाद वह अपनी बंदूक आगे करता है और चिल्लाता है, अब या कभी नहीं। फिर एक नजदीकी पहाड़ पर प्लाज्मा बीम दागता है। अपनी बाइक की गति को चरम सीमा तक पहुंचाते हुए वह एनी को लिमिटर हटाने का आदेश देता है। बाइक की स्क्रीन पर चेतावनी चमकती है, जो ओवरक्लॉक मोड के सक्रिय होने का संकेत देती है। जैसे ही वह और तेजी से बढ़ता है, एनी उसे प्रभाव के कारण होने वाले दरारों से सावधान रहने के लिए कहती है। वह अपनी बंदूक चार्ज करता है और एक और प्लाज्मा बीम छोड़ता है, जो एक बर्फीले पहाड़ पर सीधा टकराता है। इससे हिमस्खलन अवलांच शुरू हो जाता है। राइडर अपनी बाइक को अधिकतम गति पर धकेलता है, यह मानते हुए कि अगर वे पुल तक पहुंच जाएं तो बचने का मौका हो सकता है। वह पूरी ताकत से आगे बढ़ता है, जबकि हिमस्खलन तेजी से उनके पीछे आता है, लेकिन वह सुरक्षित रूप से बच निकलता है और तेज गति पकड़ते हुए वह मोरी से मजबूती से पकड़ो चिल्लाता है। तेज हवा से मोरी का चेहरा दब जाता है और राइडर यह देखकर परेशान हो जाता है कि आगे का पुल पूरी तरह से गायब है। उसी क्षण एलियन उनसे दूरी घटाकर उनके सामने आ जाता है। राइडर तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और एलियन पर प्लाज्मा बीम छोड़ता है, लेकिन वह इसे ब्लैक होल से आसानी से रोक लेता है और उसका पीछा जारी रखता है। राइडर समझ नहीं पाता कि यह शख्स हमला क्यों नहीं कर रहा, लेकिन उसे लगता है कि अगर वे पुल तक पहुंच जाए तो बच सकते हैं। लेकिन तभी एलियन अचानक उसके सामने प्रकट हो जाता है। चौंक कर राइडर की आंखें फैल जाती हैं जब एलियन उसका गला पकड़ लेता है और कसकर दबाने लगता है। राइडर घबराकर छटपटाने लगता है, पैर पटकता है। वह अपनी बंदूक निकालकर एलियन पर गोली चलाता है, लेकिन ब्लैक होल इसे बेअसर कर देता है। एलियन अपनी सफेद टेंटेकल से राइडर का हाथ जकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर पकड़ और मजबूत कर देता है। गुस्से में दांत भींचते हुए राइडर देखता है कि एलियन मोरी की तरफ देख रहा है। वह मोरी की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह मोरी के अनिच्छुक भाव को देखता है, वह रुक जाता है। आश्चर्यचकित होकर एलियन धीरे धीरे राइडर की गर्दन से पकड़ ढीली कर देता है। राइडर तुरंत सतर्क होता है और पूरी ताकत से ऊपर कूदता है। हवा में एक बैकफ्लिप करते हुए वह चट्टान से नीचे कूद जाता है। गिरते हुए वह मोरी से पूछता है कि क्या वह इस जगह को पहचानता है। एलियन उनकी ओर बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वह उन तक पहुंच सके, एक विशाल व्हेल प्रकट होती है। राइडर उसके पंख को पकड़ लेता है। अपनी बाइक वापस लेते हुए राइडर देखता है कि एलियन कुछ नहीं कर रहा, बस मोरी को घूर रहा है। मोरी भी नीचे झांककर उसे देखता है, जबकि व्हेल उन्हें ले जाती है। कुछ देर बाद राइडर धीरे धीरे जागता है और खुद को एनी और मोरी के सामने पाता है। वह पूछता है कि क्या वह बेहोश हो गया था।
एनी समझाती है कि शायद ऊंचाई में अचानक बदलाव के कारण उसकी सांसें थम गई थीं। चिंतित होकर राइडर मोरी की हालत के बारे में पूछता है, जिस पर एनी उसे आश्वस्त करती है कि मोरी बिल्कुल ठीक है। वह राइडर की व्हेल को जगाने की रणनीति की तारीफ करती है। जब वह चारों ओर देखता है तो उसे एहसास होता है कि अब वे शहर में हैं। राइडर पहले मोरी को नीचे उतारता है और दोनों व्हेल को दूर जाते देखते हैं। फिर राइडर शहर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने का फैसला करता है। एनी उसे चेतावनी देती है कि संभावना है कि वारंट अब तक शहर तक पहुंच चुका हो और उसे भेष बदलने का सुझाव देती है। जैसे ही उसके सींग घुलने लगते हैं, वे नीचे की ओर मुड़ जाते हैं और उसके बाल उसके चेहरे पर गिरते हैं। अपनी जैकेट उतारकर वह मोरी को बुलाता है। मोरी उसे आश्चर्य से देखता है, जिससे राइडर भी भ्रमित हो जाता है। अचानक मोरी घबराकर इधर उधर देखने लगता है। राइडर उसे पकड़कर शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह छूटने की कोशिश करता है। एनी को लगता है कि मोरी ने उसे उसकी बदली हुई हेयर स्टाइल के कारण नहीं पहचाना। निराश होकर राइडर पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। एनी को एक विचार आता है। वह मोरी को अपने सिर पर बैठाती है और उसे अपने लबादे में लपेटती है, जबकि राइडर अपने सिर पर मोरी को बिठा लेता है और उसे अपनी जैकेट में ढक देता है। वे आपस में बहस करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक रुक जाते हैं क्योंकि एक बॉट उनका स्वागत करता है। बॉट पूछता है कि वह उनकी कैसे मदद कर सकता है। एनी कहती है कि वे पैच से मिलने आए हैं। बॉट उनसे इंसिग्निया दिखाने के लिए कहता है। मोरी अपना बैग खंगालता है, लेकिन गलती से उसे राइडर के चेहरे पर मार देता है। एनी बॉट को पत्र दिखाती है। जवाब में बॉट उन्हें एक जादुई सूची दिखाता है, जिसमें उन सभी सदस्यों के नाम हैं जो पैच का इंसिग्निया इस्तेमाल कर सकते हैं। राइडर अचानक घबरा जाता है, यह सोचकर कि सदस्य शायद अलग अलग जगहों पर बिखरे हों। मोरी ऊपर जादुई गोले को देखकर अपने बैग से एक नीला क्रिस्टलनुमा फूल निकालता है। बॉट इसे स्कैन करता है और एक व्यक्ति से इसे जोड़कर पहचानता है। बॉट एक काला दरवाजा प्रकट करता है, जिसे देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। वे उसे कोई पोर्टल समझकर संदेह से घूरते हैं। बॉट उन्हें समझाता है कि वे किसी भी दिशा में चलें, वे गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। राइडर हिचकिचाते हुए पहले अपना हाथ पोर्टल में डालता है और फिर अंदर प्रवेश करता है। वे चलते रहते हैं और अंततः हरे भरे मैदान में पहुंचते हैं। उनके सामने एक भव्य हवेली है। मोरी इसे देखकर उत्साहित हो जाता है, क्योंकि यह उसे अपने पुराने अनाथालय की याद दिलाती है। राइडर दरवाजे के पास जाकर घंटी खोजता है। तभी मोरी एक आवाज सुनकर खिड़की की ओर देखता है और ध्यान से देखने लगता है। जब राइडर ने एक लंबी काली बालों वाली औरत को देखा तो वह उत्साहित हो गया, लेकिन वह तुरंत उसकी नजरों से ओझल हो गई। बिना किसी झिझक के मोरी ने अपने छोटे से शरीर को गेट की सलाखों के बीच से निकाला और घर की ओर दौड़ पड़ा, पीछे से राइडर के गुस्से से चिल्लाने की अनदेखी करते हुए। घर पहुंचते ही मोरी खिड़की के सहारे चढ़ने लगा, जबकि राइडर उसे खतरे के बारे में चेतावनी देता रहा। राइडर घबराते हुए डोरबेल दबाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए कुछ नहीं होता। इसी बीच मोरी घर के अंदर पहुंच जाता है और खुद को एक लंबे गलियारे में पाता है। वह एक खुला दरवाजा देखता है, जिससे आवाज आ रही होती है, और जल्दी से आगे बढ़ता है, अपनी मां को देखने की उम्मीद में। कमरे में कदम रखते ही वह किसी को पीछे से देखता है, लेकिन महसूस करता है कि वह एक पेंगुइन जैसा एलियन है। हैरान होकर एलियन पूछता है कि वह कौन है और अंदर कैसे आया। मोरी और भी ज्यादा घबरा जाता है। I could be the sun, I could be the rain, I could be the path leading you through the pain. I could be the whispers, I could be the name, I could be the truth if you'd call me again. I could be your story if you pull me close. I could be the window where the wind softly blows. If you ever wish for it,
I'll rebuild the river again. If you ever wish for it, I'll rebuild the river again. I came through 1,000 warnings just for you. Only for you, only for you. Only for you, only for you, only for you. The sun made a promise, the rain made a vow, the roads kept their silence just for you somehow. The dust of the world spinning round and round, I gave into it all just to be around. I could be your story if you pull me close. I could be the window where the wind softly blows. If you ever wish for it, I'll rebuild the river again. If you ever wish for it, I'll rebuild the river again. I came through 1,000 warnings just for you. Only for you, only for you. Only for you, only for you, only for you. I see you dancing in the crowd so fine. Every step you take, you're shining like the stars divine. Your smile lights up the darkest night, I can't deny. I just wanna hold you close and never let you fly. Do me all my, do me all my, I can feel it, you're the one I desire. Baby, 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 Oh babe, I need you now. I need you don't lie. baby, baby, Oh babe, take a bow. 정인을 벌어둬도. baby, baby, Oh babe, stay with me somehow. I'm a shot that taco. baby, baby, Oh baby, oh baby, oh baby, wow. 꿈이 사라지고 춤놀라게. 꿈이 사라지고 춤놀라게. 몽fik해버린 꿈이 자라함이 깨칠 자이나. 또 말할 시제 너 모두 내게 닿고 빠세. I'm not playing games, I just want you near. Every little whisper I want you to hear. Baby, baby, Oh babe, I need you now. I need you don't lie. baby, baby, Oh babe, take a bow. 정인을 벌어둬도. baby, baby, Oh babe, stay with me somehow. I'm a shot that taco. baby, baby, Oh baby, oh baby, oh baby, wow. 기밥에 볼보 뚱이 슈도 아마 기밥에 볼 I can't deny you, you're the love of my life. 아만 발로가샤 또 말같이 baby, you're my one. You make it alright. Baby, baby, Oh babe, I need you now. I need you don't lie. baby, baby, Oh baby, take a bow. 정인을 벌어둬도. baby, baby, Oh baby, stay with me somehow. I'm a shot that taco. baby, baby, Oh baby, oh baby, oh baby, wow. Do me all my
কিছু তুমি তুমি আমার আমার ভালোবাসা তোমার কাছে baby you're my one you make it alright